नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और डरावनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना ऋषि राउंड ऑफ हॉरर में। आज जो मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूं, ये काफी ज्यादा सच्ची और दिल दहला देने वाली है। तो चलिए बिना किसी बात को देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ साली हरामजादी, एक मोटे बोहे वाले आदमी ने अपने भारी स्वर में चिल्लाकर कहा। क्या हुआ, काट लिया क्या? ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े दूसरे आदमी ने पूछा। उस पहले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुतिये ने गर्दन पर इंजेक्शन मार दिया, ब्लड आ रहा है। अच्छा तो छटपट रही है, हमारी डॉक्टरनी चली, जल्दी कर, हमको भी ब्लड निकालना है, कहकर वहां खड़े बाकी लोग भी तेज आवाज में खिलखिलाकर हंस पड़े। वह लड़की दुबली पतली और उम्र में नाबालिग थी, जो रोते रोते छटपटाते दर्द से चीख रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, रवि ऐसा मत होने दो, आई लव यू, प्लीज मुझे जाने दो, रवि। माँ। पूनम की चांद बिल्कुल सर के पीछे था। रात की दूसरी पहर चंद्रशेखर ने लेडीज साइकिल लिए एक घोड़े की रफ्तार में भागते हुए एक अनजान कच्चे रास्ते पे था। वह इतनी तेज से साइकिल चला रहा था कि हवा शोर जंगली जानवरों की चीख से भी तेज था। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच अचानक एक बड़ा खजूर का पेड़ गिरा हुआ दिखा। चंद्रशेखर ने झट से ब्रेक लगाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा आसपास एक अजीब सा धुआं छाया हुआ है। उस धुएं में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुत्ते और लोमड़ों की आवाजों के साथ साथ किसी के पायल की आवाज उसके कानों से टकरा रही थी। कहीं से भी एक नशीली सुगंध उसके सांसों में घुलने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चंद्रशेखर एक अनजान गांव में था। गला प्यास से सूखा जा रहा था। गिरने के कारण घुटने में जींस फट चुके थे और गहरी खरोच भी आई थी, जहां काफी दर्द था। वह साइकिल चलाने में खुद को असमर्थ पाकर उसे वहीं खजूर के पास गिरा हुआ छोड़कर लड़खड़ाते हुए पैरों से गांव के भीतर बढ़ने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर नजर डाली। आसपास के घर बहुत ही बुरे हालात में थे। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहां कोई नहीं रहता हो। वह जोर से आवाज में चिल्लाने लगा, कोई है यहां? ये कौन सा गांव है? लेकिन कहीं से भी किसी की आवाज तक नहीं। चलते चलते उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी। आंखों को कानों में अमृत दिख गया। थोड़ी तेज से चलते हुए वह कुएं के पास गया। देखा रस्सी से बंधी हुई एक पीतल की बाल्टी पास रखी है, जिसमें पानी पहले ही भरी हुई थी। मुंह लगाकर 7-8 घूंटे पीने के बाद थोड़ी छींटे आंखों पर मारकर वह चैन की सांस भरने लगा। मुंह पोंछते हुए वह मन में ही सोचने लगा, अगर कुएं के पास भरी हुई बाल्टी रखी है तो गांव में कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा। वह कुएं के पास थोड़ा दूर आ चुका था। तभी सोचते सोचते अचानक ही उसके मन में अभी देखे हुए कुएं की एक छवि झलक उठी। वह पीछे मुड़ा और दोबारा कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के पास आते ही एक अजीब सी घबराहट मन में घेरने लगी। कुएं के भीतर झांकने में उसके हाथ कांपने लगे। फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए उसने अंदर झांका।
चंद्रशेखर की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। पिछली रात की घटना के बाद चंद्रशेखर पहले से डरा हुआ था और अब इस भयानक कुएं को देखकर और भी ज्यादा डर गया। लड़खड़ाते कदमों के साथ चलते हुए वह गांव के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी किसी ने चीखों की उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज किसी लड़की की थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक सूखे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा कि एक लड़की पेड़ से बंधी हुई थी, जो चीख चीख कर उसे खोलने के लिए कह रही थी। चंद्रशेखर काफी देर से उसे वैसे ही देखता रहा। लड़की जीन्स और टी शर्ट में थी। देखकर ही पता चल रहा था कि शहर की ब्लॉगिंग करती थी। चंद्रशेखर ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की ने उसकी तरफ गर्दन घुमाते हुए चिल्लाकर जवाब दिया, आर यू मैड? खोलने के बाद भी तो सवाल पूछ सकते हो, प्लीज खोलो यार। चंद्रशेखर ने आवाज में भारीपन का साथ कहा, देखो, कल रात से मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज हो रही है। मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। अजीबोगरीब इवेंट में मेरे साथ भी हो रही है यार। हम तो पेट्रोल ढूंढते हुए आए थे यहाँ, फिर विलेज में हमें पकड़ लिया, मुझे यह बांध दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को भी पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। मैं कल रात से यहाँ बंधी हुई हूँ, लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। लड़की की बात सुनने के बाद चंद्रशेखर आगे बढ़कर उसे पेड़ों से खोल दिया और पूछने लगा, तुम कहाँ से हो और तुम लोग किस रास्ते से यहाँ आए हो? लड़की सांस भरते हुए जवाब दी, गांव के दूसरी ओर से एक रांची में। माय नेम इज लीना। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं भी रांची से ही हूँ। चंद्रशेखर ने जवाब दिया। आगे उसने कहा, तुम कह रही थी कि गांव वाले तुम्हारे दोस्त को पकड़कर ले गए हैं, लेकिन यहां तो पूरा गांव ही खाली दिखाई दे रहा है। कैसे ढूंढोगी उसे? और निकलेंगे तो भी कहां से? मैं काफी देर से इधर उधर भटक रहा हूं। बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेना, पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी ढूंढते हैं। चंद्रशेखर ने बात काटते हुए कहा, इस गांव का पानी न पियो तो अच्छा है। ये गांव मुझे भूतिया लग रहा है। पता है, मैंने कुएं से पानी पिया, मुंह धोया, लेकिन जब दोबारा कुएं में झांका तो पूरा कुआं सूखा हुआ था। थोड़ी मजाकिया अंदाज में लीना बूझ पड़ी, सूखे कुएं में तुमने पानी निकाला? सीरियसली? चंद्रशेखर उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। कल डिलीवरी के लिए मैं एक हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती की मेरी बाइक वहीं खराब हो गई और वहां आसपास कोई ठीक करने भी नहीं था। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिनका डिलीवरी मैं करने आया था, बहुत अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने हॉस्पिटल के चपरासी को मेरा बाइक लेकर बनवाने के लिए भेज दिया और मुझे बरामदे में चेयर पर बैठ जाने का लिए कहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब उठा तो देखा कि रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काफी अंधेरा था, एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने डॉक्टर और नर्सेस को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। न डॉक्टर ने न कोई मरीज। पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली था। अंधेरों के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांदनी रात में मैं इतना जरूर समझ रहा था कि यह हॉस्पिटल नहीं है जो मैंने
दिन में देखा था, क्योंकि यह बहुत ही बदतर हालत में पड़ा हुआ लग रहा है। लीना, ओ माय गॉड। फिर चंद्रशेखर, मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला। फोन की बैटरी भी 0%। मैं काफी डर गया। वहां पास में एक साइकिल रखा दिखा। मैं अपना पार्सल बैग वहीं छोड़कर उस साइकिल को लेकर वहां से निकल आना ही सही समझा। अंधेरे के कारण रास्ता भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं तेज रफ्तार से उसे चला रहा था। फिर पता नहीं कैसे मेरे आगे खजूर के 2 पेड़ आ गए। मैं ब्रेक मारा और साइकिल के लिए वहीं गिर पड़ा। शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैं इस गांव में कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं इस गांव में था। लीना खामोशी से सिर्फ सुनते हुए उसके साथ आगे बढ़ रही थी। चंद्रशेखर ने उससे पूछा, तुम्हें गांव वाले क्यों बाधा? लीना, आई डोंट नो। हमारी कार में पेट्रोल कम था। हम कोई पेट्रोल पंप या कोई दुकान ढूंढ रहे थे जहां पेट्रोल मिल पाता। शाम हो चुकी थी और ढूंढते हुए रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचे। कल यहाँ बहुत लोग थे। कुछ लोग बकरी ले जा रहे थे। उनमें दुकान के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती हमें कार से उतारकर रवि को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश तो कुछ औरतों ने मुझे उस पेड़ में बांध दिया और सबको लेकर चले गए। पूरी रात मैं वहां बंधी रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब मैं नहीं जानती कि रवि को कहाँ ढूंढूं और यहां से बाहर कैसे निकलूं। दोनों कुएं के पास आ गए थे। चंद्रशेखर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था। लीना भी उसके पीछे पीछे। तभी पीछे से कहीं एक कार की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों का पीछा करते हुए चौराहे के पास आ गए, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और साथ में उसकी अनगिनत जलती हुई नरकंकाल से धुआं उठकर पूरे गांव में फैल रहा था। ऐसा विभत्स मंजर कि आत्मा तक कांप उठे। लीना के हाथ पैर थर थर आने लगे। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर वहां से भागने के निकले। दोनों पागलों की तरह सिर्फ भाग रहे थे। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। पेट में दौड़ते चूहों के अलावा पूरे गांव में कहीं कोई शोर नहीं था। चंद्रशेखर के घुटनों के घाव काफी दर्द हो रहा था। बहुत देर तक दोनों भटकते रहे। एक टूटे फूटे मकान के पास बैठ गए। लीना की आंखों में आंसू बहने लगी। वह कहने लगी, मैं अपने घर से भाग रही थी, जल्दी हम शादी करने वाले थे। जवाब में शेखर बिल्कुल चुप रहा। शेखर के जांघों पर हाथ रखते हुए लीना ने कहा, थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मैं नहीं जानती थी कि मैं अभी क्या कर रही होती। चंद्रशेखर उसके हाथ को काटते हुए, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है। तुम हिम्मत रखो, वह मिल जाएगा। दोपहर हो चुका था। हवा में गर्मी थी। चंद्रशेखर ने पूछा, मैं तो अपना फोन कल रात ही खो दिया है, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन होना चाहिए ना? लीना ने अपने जेब में हाथ कर डालकर कहा, नहीं है, शायद कार में होगी। चंद्रशेखर झट से उठा, खड़ा हुआ कहने लगा, हम इतनी देर से लगभग पूरा गांव घूम डाला, लेकिन कहीं नहीं तुम लोग का कार हमें नहीं दिखा। लीना, मुझे नहीं पता विलेजर्स ने कार के साथ क्या किया। चंद्रशेखर ने, ये गांव एक भूल भुलैया जैसा है।
तुमने ध्यान दिया यहाँ के सारे घर कितने बुरे हालात में हैं? लगता है कि न ही कोई रहता भी होगा। चंद्रशेखर के घुटने पर लगी चोट पर फूंक मारते हुए लीना अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके घुटनों पर बांधने लगी। लीना चंद्रशेखर के आंखों में आंखें गड़ाए बैठी थी। चंद्रशेखर नजर घुमाते हुए थैंक्स कहा। रुमाल ने एक अनोखी सी महक आ रही थी। उसे एक खुशबू काफी जानी पहचानी लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए वह उठकर वहां से चला जाना सही समझा। फिर दोनों के साथ चलने लगे। बाहर निकलने के रास्ते से साथ साथ दोनों अब कार और कुछ खाने पीने का भी सामान ढूंढ रहे थे। कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक बेर के पेड़ के। इस गांव का कुछ भी खाने पीने से बचना चाहते थे, लेकिन भूख डर हवा का भी है। दोनों के पत्थर मारकर बेर गिराए और खाने लगे और खाकर उस बेर के छांव में बैठ गए। चंद्रशेखर की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, लेकिन लीना उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए सोई हुई लीना के चेहरे पर और देखने लगा। चेहरा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूम था। रो रो कर आंखों का काजल धुले हुआ था। आंखों के चारों ओर हल्के काले गोले निशान थे, जो शायद थकान और नींद न पूरी होने के कारण थी। उसके घुंघराले बाल रह रहकर हवा से लहराकर चेहरे पर आ रहे थी, लेकिन चंद्रशेखर ने अपना मर्यादा रखते हुए उसे वहां से नहीं हटाया। सूरज अब ढलने को था। लीना की आंखें खुलते ही चंद्रशेखर ने पूछा, गांव वाले सिर्फ रवि को ही नहीं क्यों पकड़ कर ले गए, जबकि वे चाहते तो तुम दोनों को साथ ले जा सकते थे? लीना, आई डोंट नो। लीना कुछ भी और बोलने जा ही रही थी कि अचानक उन्हें कार का हॉर्न आवाज सुनाई पड़ी। दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो आवाज बहुत ही पास में कहीं से आ रही थी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े और देखा कि कार के सामने ही खड़ी थी। कार का धुआं निकल रहा था। वह बहुत बुरे हालत में थी। देखकर पता चल रहा था कि इसे तोड़ फोड़ कर जलाया गया है। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये कार यहां अचानक से कहां से आ गई, जबकि थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था। वे दोनों आपस में इस विषय पर बात करने लगे। इतने में कि बकरियां आवाज आने लगी। दोनों मुड़कर देखें तो दोनों छोटे बच्चों के चरराहे के बकरियां चराकर अपने वापस लौट रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रशेखर ने जान में जान आई। उन्होंने उन दोनों बच्चों को रोककर कुछ पूछना चाहा, लेकिन लड़कों को कुछ भी जवाब न देते हुए सिर्फ उसके चेहरे को घूर कर देख रहे थे। बकरिया के साथ साथ आगे बढ़ गए। लीना, देखो, कल भी सभी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। मैं सबसे चीख चीख कर रवि को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। लीना की बात पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि आसपास के लोगों के चहल पहल सुनाई देने लगे और देखते ही देखते पलक झपकते ही गांव का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया। जो घर थोड़ी देर पहले टूटे फूटे नजर आ रहे थे, अब वे बहुत ही अच्छे हालात में दिखाई देने लगे। औरत घूंघट में थी। कुछ सर का लकड़ी
ढेर से ले जा रही थी। कुछ कमर और सिर पर मटकी लेकर पानी भरकर जा रही थी। कुछ बच्चे लट्टू घुमा रहे थे। कुछ बच्चियां लुका छुपी खेलते हुए दिखाई दे रही थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों वहां से आगे बढ़े तो देखा कि एक बड़े से नीम के नीचे बैठा हाथ बैठी थी। आखिर आगे क्या होता है? क्या ये लोग सही सलामत गांव से बचकर निकल पाएंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।